का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है दिल्ली सल्तनत, मतलब सल्तनत पीरियड। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो टर्की और अरेबियंस अटैक इंडिया में हुए थे उसके बाद जिन्होंने इंडिया में ही अपना एम्पायर एक्सपेंस किया और वो किस तरह से उन्होंने दिल्ली को कैपिटलाइज किया उसके बारे में पढ़ना है। तो जब भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये जो अराइवल हुआ अरेबियंस का या टर्कीज का या मुस्लिम्स का इंडिया में, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ उसको हम पहले समझेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी आपको बैकग्राउंड पता होता है तो आपके लिए आगे वाली चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो हम पहले बैकग्राउंड क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली सल्तनत पे। ओके, सबसे पहले इंडिया में क्या था, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि राजपूत राजा इंडिया में थे। राजपूत राजा थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग राजा थे। जैसे राजस्थान और दिल्ली मिलके चौहान कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे चालुक्य एम्पायर था, यहाँ पे पालास कंट्रोल कर लेते। साउथ का अलग ही एक ट्रेडिशन था, पांड्यास, पालास, चोलास मिलके कर रहे थे अलग अलग एरियाज में। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कन्नौज के लिए ट्रिपेट्री स्ट्रगल, जो पाला, राष्ट्रकूट और प्रतिहार मिलके किया करते थे। जहां हम रहते हैं बुंदेलखंड, यहाँ पे चंदेल राजा हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता है 711 मतलब 711 में पहला अटैक होता है इंडिया पे। कौन करता है? अब्दुल्ला। कहाँ से? सिंध पे। अभी हमने पढ़ा है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 में, तो मतलब उससे पहले तो पाकिस्तान था नहीं, वो इंडिया का ही पार्ट था। तो उस पार्ट को हम बोला करते थे सिंध, सिंध प्रांत या सिंध पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी इंडिया के ही रिलेटेड राजाओं का राज था। तो जो 711 में अब्दुल्ला अटैक करता है वो सिंध पे अटैक करता है और सिंध पे वो अटैक हार जाता है। तो मतलब पहला अटैक जो अरेबियंस का इंडिया में हुआ वो क्या हुआ? फेल हो चुका है। इसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अरेबियन अटैकर जिसे सक्सेस मिली इंडिया में अटैक करने में। पहले तो ये जीके का क्वेश्चन हो गया आपका कि पहला अरेबियन अटैकर कौन है जिसे इंडिया में अटैक करने में सक्सेस मिली, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। 712 में उसने अटैक किया और वो जीता। तो उसने भी अटैक सिंध पे ही किया, सिंध पे किया। तो यहाँ के जो राजा थे, ठीक, राजा थे दाहिर, ठीक है, सिंध ये जो एरिया था यहाँ के राजा दाहिर थे, उनको मोहम्मद बिन कासिम ने डिफीट किया और क्या किया? सिंध पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। तो ये पहला अटैक हो गया। अब ये जो अटैक मैंने आपको बताया, मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है वो 3 टाइप में थी, अरेबियंस, टर्कीज और मुगल्स जो आए बाबर वाला टाइम वो अलग है। तो ये अरेबियन अटैक है, ठीक। उसके बाद टर्की इन्वेंशन होता है, टर्की जो मुसलमान है उनका अटैक होता है। तो पहला अटैक कौन करता है? मोहम्मद गजनवी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। गजनवी की एक रूल पॉलिसी थी, गजनवी को इंडिया को एक्सपेंस नहीं करना था, उसका काम सिर्फ इतना था कि इंडिया में वो अटैक करेगा, इंडिया से सोने और पैसे लूटेगा और उसका जो एरिया है गजनवी जो अफगान में है उसे क्या करना था? और पावरफुल बनाना था। तो वो यहाँ पे अटैक करता था, लूटता था और वापस चला जाता था। क्या करता था? अटैक किया, लूटा और वापस चला गया और अपने एम्पायर को वेस्ट और पावरफुल बना रहा था। तो इसी के ऑर्डर में उसने टोटल 17 अटैक किए, जो 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक्स हैं जो उसने किए, जहाँ पे उसने बहुत सारा धन लूटा। और जो आखिरी अटैक था वो सोमनाथ के टेम्पल पे था। सोमनाथ के टेम्पल से उसने इतना ज़्यादा पैसा लूटा, इतना ज़्यादा धन लूटा कि वो उस सोने को देख के पागल हो गया था। तो उसको हम समझेंगे। तो मोहम्मद गजनवी जो टर्की था जिसने पहला अटैक इंडिया में किया, टोटल 998 से 1030 तक हुए, टोटल अटैक 17 हुए, जिसमें उसने चंदेल्स को हराया, ठीक है, प्रतिहार को हराया, कन्नौज और मथुरा को हराया। कन्नौज और मथुरा में इसने मंदिर तोड़े, ठीक है, और सोमनाथ का मंदिर जो था वो 17th अटैक था। ये सोमनाथ का मंदिर में अटैक था वो 17th अटैक था। तो टोटल इसने किन किन पे? यहाँ पे चालुक्य पे अटैक किए, यहाँ चंदेल्स पे अटैक किए, यहाँ पालास पे अटैक किए, जो गढ़वाल राठौर एम्पायर था कन्नौज का वहाँ अटैक किए, वहाँ मंदिर तोड़े, और यहाँ गुजरात में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा
और यहाँ से बहुत सारा धन लूटा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि जब वो सोमनाथ का मंदिर लूट के वापस जा रहा था तो उसका क्या होता है, जाट जो होते हैं वो यहाँ पे रहा करते हैं, ठीक है। तो ये एरिया उसे क्रॉस करके जाना ही था अफगान। तो जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो जाट क्या करते हैं, उसको लूट लेते हैं। अब लूट कैसे लेते हैं, आप ये चीज़ समझिए, जैसे एक राजा है वो अपनी आर्मी के साथ है, उसने किसी कंट्री को लूटा, तो जब वो जाएगा तो उसके घोड़े ऊँट या जितनी भी जगह होगी उन सब पे वो धन लेके या मनी या गोल्ड लेके जाएगा। तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो जब वो स्लो स्पीड से जा रहा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो जाट होते हैं वो उनके कुछ घोड़े या जवाहरात लूट लेते हैं। तो गजनवी जो है वो डिसाइड करता है कि वो जाटों से रिवेंज लेगा और वो 1027 में जाटों को हराता है और अपना रिवेंज वापस लेता है। लेकिन ये एक मिथ है, इस टाइप की स्टोरी है कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे इतना धन लूटा था कि वो मतलब गोल्ड देख के पागल हो गया था। गोल्ड देख के पागल हो गया था, अपने पूरे कमरे में सोना ही सोना, अपने बिस्तर के पास सोना, आसपास सोना, पूरे फुल टाइम वो सोने को ही देखता था और वो पागल हो गया था और 1030 में उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, गजनवी का पोर्शन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमने जो दूसरा नाम सुना था वो था मोहम्मद गौरी। गौरी क्या है, ये गजनवी जो था, एक गजनी जो एरिया था अफगान का, वहां का रहने वाला था। और मोहम्मद गौरी सुबुक्तगीन, इसके जो फादर थे, ये गौर एरिया कहलाता था, गौर एरिया के किंग थे। तो गौर एरिया के किंग होने पे या गौर एरिया का बेटा होने पे ही उसका सरनेम गौरी हुआ, ठीक। तो उसने जो स्टार्टिंग किया इंडिया में अटैक करने का वो 1175 से 1205 तक हुआ। सबसे पहले उसने मुल्तान इस टाइम पे पाकिस्तान में है, इसके यहाँ पे, तो उसने सबसे पहले सिंध में ही उसने अटैक किया और सिंध से ही रास्ता बनाया इंडिया में आने का। तो उसने सबसे पहले मुल्तान जीता और यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से आना था तो या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, और यहाँ पे चौहान की पावर थी, ठीक है। तो वो वहां ना आके पहले कहाँ जाता है, यहाँ से रास्ता सोचता है आने का, मतलब चालुक्य एम्पायर, जहां उसे भीम सेकंड, जो मैंने आपको पहले बताया था, भीम सेकंड से चालुक्य एम्पायर के लड़ना पड़ता है और भीम सेकंड क्या करते हैं, उसको डिफीट कर देते हैं। तो चालुक्य एम्पायर में वो 1178 में लड़ता है और क्या होता है, डिफीट हो जाता है। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो यहीं से राजस्थान के एरिया से, मतलब पृथ्वीराज चौहान वाला जो एम्पायर था वहां से एंटर करेगा। तो ये वाला रास्ता उसका फेल हो चुका है क्योंकि वो भीम जो चालुक्य एम्पायर के राजा थे उनसे हार चुका है। वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है। तो हमने तराइन के 2 बैटल पढ़े हैं, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और सेकेंड। पहला 1191, 1192। पहला जो वॉर होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराते हैं और वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग जाता है। लेकिन एक साल बाद वो अपनी आर्मी को और अच्छा पावरफुल बनाता है और प्रैक्टिस करता है और दोबारा अटैक करता है। और पृथ्वीराज चौहान क्या सोचते हैं कि जब हमने पिछली बार इतनी आसानी से हरा लिया था तो हम दोबारा से भी उसे हरा लेंगे, और पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल में डिफीट हो जाते हैं। तो अब ये जो एरिया है ये किसके कंट्रोल में आ गया, मोहम्मद गौरी के, मतलब दिल्ली और राजस्थान का एरिया मोहम्मद गौरी के पावर में आ गया। फिर जो दूसरा पावरफुल जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा पैसा आप कह सकते थे या जो इम्पोर्टेंट प्लेस था, तो वो था कन्नौज। कन्नौज के जो राजा थे गढ़वाल राठौर, तो उसने 1194 में, इसको बैटल ऑफ चंदेरी कहा जाता है, यहाँ पे जयचंद को हराया और फिर अपने एम्पायर को यहाँ से एस्टैब्लिश किया। तो अब गौरी का एम्पायर बढ़ चुका था कहाँ तक, कन्नौज तक। तो इस तरह से उसने अपना क्या दिया, एम्पायर बढ़ाया। अच्छा, गौरी के एम्पायर बढ़ाने पे 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो उसके दास थे, स्लेव्स कहा जाता है दासों को, और उसी के नाम पे हमने पढ़नी है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव जो थे वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक कुतुबुद्दीन और एक बख्तियार खिलजी। इन दोनों का रोल इसकी वॉर में बहुत ज्यादा है।
उसका रीजन ये भी है कि मोहम्मद गौरी के कोई बेटा नहीं था, मतलब कोई सक्सेसर नहीं था। तो जो स्लेव्स होते थे उनको, जो मतलब अरेबियंस जो राजा होते थे, अरेबियन जो एम्पायर में एम्पायर होती थी, वहाँ पे स्लेव्स को अपने बेटों जैसे ही माना जाता था। तो कुतुबुद्दीन और बख्तियार खिलजी का रोल मोहम्मद गौरी की लाइफ में वैसे ही इम्पोर्टेंट था, और वही उसके दो कमांडर थे। तो ये जो एरिया था ये अब पूरा कंट्रोल हो रहा था मोहम्मद गौरी से, और उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन और बख्तियार। अच्छा, अभी हमने पहले मोहम्मद गजनबी के बारे में क्लियर किया था कि गजनबी का जो मोटो था वो क्या था, इंडिया से लूटना और अपनी गजनबी जो उसका एरिया था उसको पावरफुल बनाना। मतलब यहाँ से लूटा, यहाँ अपनी उसने जगह छोड़ी, लूट के चला गया, दोबारा आएगा, फिर अटैक करेगा, फिर लूट के चला जाएगा। उसे केवल यहाँ इंडिया में अपना एम्पायर फैलाना नहीं था, सिर्फ क्या करना था, इंडिया से पैसा लूटना था। और जबकि मोहम्मद गौरी का काम क्या था कि वो अपने गौर को भी कंट्रोल कर रहा था और क्या कर रहा था, साथ में इंडिया में भी अपना एम्पायर फैला रहा था। तो यहाँ पॉलिसी चेंज है, गजनबी यहाँ लूट रहा था और वहाँ वापस चला जाता था, और गौरी क्या करता था, यहाँ अपने एम्पायर को बढ़ाता जा रहा था और गौर को भी कंट्रोल कर रहा था। तो इस केस में क्या था, गौर और गौर के आसपास के जो एरिया है वहाँ से उसे अटैक करने की थोड़ी टेंशन रहा करती थी। तो उसी टाइम पे क्या होता है, गौर और गजनी, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों के बीच में वॉर होती है, ठीक है ना। उस टाइम पे मतलब गौरी यहाँ होता है और गजनी और गौर के बीच में वॉर होती है। तो गौरी वहाँ लौट जाता है और अपने जो दो उसके जो कमांडर हैं या स्लेव्स कह सकते हैं उनको कंट्रोलिंग दे जाता है यहाँ की। और उसी टाइम पे क्या होता है, जब वो लौट रहा होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब गजनबी लौट रहा था तो उसकी फाइट होती है जाटों से, और जाट उसे लूट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गौरी जब लौट रहा होता है तो यहाँ पे जो जनजातियां होती हैं कोने पे, जो आप पढ़ते हैं आदिवासी, ठीक है ना, तो उसमें एक खक्कड़ जनजाति थी, नाम था खक्कड़। खक्कड़ गौरी पे अटैक कर देते हैं और गौरी को मार देते हैं। तो 1205 पे क्या होता है, गौरी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ अब लेकिन इतना क्या हो चुका है, इस टाइम तक इतना हो चुका है तो मुस्लिमों ने क्या किया है, जो अरेबियन या टर्कीज हैं उन्होंने इंडिया में आकर अपने एम्पायर को फैला लिया है और कंट्रोल कर रहे हैं। अब तो जब गौरी की डेथ हो जाती है तो सिंध में एक जगह है लाहौर, जिसका नाम आपने सुना होगा। क्या नाम है, लाहौर। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला स्लेव, वो लाहौर को कैपिटल बना के, किसको, लाहौर को कैपिटल बना के गौरी का एम्पायर संभाल रहा होता है। और अब गौरी खत्म हो चुका है तो वो इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी रखता है, या हिंदी में हम दास बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही गौरी के दास थे। तो ये स्लेव डायनेस्टी की यहाँ से शुरुआत होती है और वो अपनी कैपिटल कहाँ बनाता है, लाहौर को, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे बख्तियार क्या कर रहा होता है, बख्तियार यहाँ से आगे आके बंगाल में अटैक करता है। तो ये वाला जो एरिया वो है वो यहाँ पे जीतता है और एम्पायर को इस तरह से फैलाता है। तो अब जो एम्पायर है स्लेव डायनेस्टी का, वो इस तरह से बढ़ चुका है इंडिया में ऑल ओवर यहाँ तक, और सिंध पे तो कंट्रोल था ही। तो हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरह से स्लेव्स ने अपने आप को फैलाया इंडिया में। तो ये जो ओवरऑल एरिया था ये स्लेव्स कंट्रोल कर रहे थे, और बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बिहार बंगाल में राजाओं को हराया। यहाँ पे कोने में एक राजा थे लक्ष्मण सेन, सेन डायनेस्टी के, उन्हें उसने हराया। वो वॉर इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और जो आपने पिछली क्लास में पढ़े थे, नालंदा विश्वविद्यालय जो बुद्धिस्ट की लर्निंग का एक मेन सेंटर था, सबसे बड़ा सेंटर था, और साथ में पढ़ा था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बुद्ध की लर्निंग का सेकेंड लार्जेस्ट क्या था, सेंटर था। उन दोनों को भी किसने तोड़ा, बख्तियार ने। अब ये तोड़ा तोड़ी क्यों होती थी उसका भी एक रीजन है। उसी टाइम पे क्या था, अफगान में इस्लाम राइज कर रहा था,
और इस्लाम में ये माना जाता था कि जो मतलब मुस्लिम्स हैं या अरब्स हैं या टर्कीज हैं, उन्हें अपने रिलीजन को फैलाना है, और रिलीजन फैलाने के लिए उन्हें क्या करना है, दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाना है। तो उस तरह से ये तोड़ा ताड़ी स्टार्ट हुई थी। मतलब एक कल्चर मंदिर तोड़ने का स्टार्ट किया था मोहम्मद गजनवी ने, उसके बाद गौरी ने भी तोड़े, और उसके बाद बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला की यूनिवर्सिटीज तोड़ी। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे चैप्टर को रिकॉल कर लेंगे कि पहला जो अटैक हुआ अरेबियन अटैक वो 712 में हुआ मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक किया इंडिया में, जो सक्सेसफुल हुआ, और जिसने किसे हराया, सिंध के राजा ताहिर को हराया और सिंध को कंट्रोल किया। तो पहला मुस्लिम अटैक या पहला अरेबियन अटैक मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद टर्कीज का अटैक होता है, तो मोहम्मद गजनवी ने अटैक किए। टोटल अटैक हुए 17, और उसमें क्या हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोमनाथ मंदिर पे अटैक, जिसमें उसने क्या किया कि सोमनाथ मंदिर को लूटा, और सोमनाथ मंदिर को लूट के जब वो जा रहा था तो उसने जाटों से लड़ाई की और जाटों ने उसे लूट लिया। ऐसा माना जाता है कि जब वो इतना सारा सोना लूट के पहुंच चुका था तो वो सोने की चमक में या सोने की चमक को देख के क्या हो गया था, पागल हो गया था। अब ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये इसका जो सोर्स है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हिस्ट्री का सोर्स होता है, तो चंचनामा एक बुक है। ये एक फारसी बुक है, जैसे रामायण महाभारत होली बुक होती है, वैसे ही एक फारसी चंचनामा बुक है, वो इसका सोर्स है, वहीं से ये सब पता चलता है। और उसके बाद उसके जो पड़ोस में गौर स्टेट था, वहां का मोहम्मद गौरी अटैक करता है। पहले मुल्तान सिंध के ऊपर का एरिया, वहां जीतता है, चालुक से लड़ता है लेकिन हार जाता है। फिर पृथ्वीराज चौहान से 2 बैटल ऑफ तराइन 1191, बैटल ऑफ तराइन सेकंड 1192, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करता है, यहाँ अपना एम्पायर फैलाता है। उसके बाद कन्नौज में 1194 में चंदेरी बैटल ऑफ चंदेरी कहते हैं, वहां हराता है। उसके 2 कमांडर है कुतुबुद्दीन और बख्तियार। कुतुबुद्दीन ने अभी तक दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया है, इसको याद रखिए। मतलब अभी हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट नहीं किया है। अभी कंट्रोल कहाँ से कर रहा है वो, लाहौर से। लाहौर को कैपिटल बना के वो पूरे एम्पायर को देख रहा है। और बख्तियार खिलजी क्या करता है, एम्पायर को आगे बढ़ाता है। कहाँ पे, बंगाल जीतता है, ये वाला एरिया बिहार जीतता है, यहाँ लक्ष्मण सेन को हराता है, और इस तरह से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करता है। जब गौर और गजनवी स्टेट्स में वॉर होती है तो उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी रिटर्न होने लगता है, और क्या होता है 1205 में खक्कड़ जो एक कम्युनिटी है वो उसे मार देती है। तो यहाँ पे गौरी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। और उसी टाइम पे कुतुबुद्दीन क्या करता है, अपनी डायनेस्टी का नाम बदलता है, और डायनेस्टी का नाम रखता है स्लेव डायनेस्टी। मतलब वो लोग जो गौरी के दास थे, स्लेव्स थे, तो वहां से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन अब पूरे एरिया को रूल करता है। तो हमें कुतुबुद्दीन के बाद आने वाले जो राजा हैं उनको पढ़ना है। बख्तियार के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को ब्रेक करना, तोड़ने का काम या तहस नहस करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश पहला राजा है जिसने दिल्ली को कैपिटलाइज किया और दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। तो वहां से दिल्ली सल्तनत को हम स्टार्ट करेंगे।